छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हमर छत्तीसगढ़ में तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ जो बैठक हुई इसे लेकर जानकारी सामने आई है। उसके बैठक को लेकर मोहन मरकाम की तरफ से प्रतिक्रिया। पाटन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है, सोर संकेत दिए हैं। मोहन मरकाम ने यह भी कहा है कि पाटन में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन होना है। पार्टी के बड़े नेता सम्मेलन में अपनी बात भी रखेंगे। बैठक में चुनाव पर व्यापक चर्चा भी हुई है। एक व्यापक रणनीति के साथ चुनाव में उतरा जाएगा, मोहन मरकाम की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जिनके साथ बैठक हुई मोहन मरकाम की, उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें। 23 के चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर रणनीतियों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम 2023 के चुनाव जीत सकें। उसके लिए संगठन को व्यापक जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और शुरुआत हम लोग हमारी सरकार 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक पाटन से 21 मई को भरोसे का सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया है। तो एक बड़ा सम्मेलन होगा, सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे मोहन मरकाम को, भरोसे का सम्मेलन होगा इस बारे में जानकारी दे रहे थे। पहले भी छत्तीसगढ़ में इस तरह का सम्मेलन हो चुका है जिसमें प्रियंका गांधी ने पिछली बार शिरकत की थी और उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति रहेगी इस पर भी मंथन हुआ था। और एक बार फिर से व्यापक स्तर पर इस सम्मेलन को ले जाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी और कुमारी शैलजा की तरफ से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी बीते दिनों। भरोसे का सम्मेलन को लेकर उनकी तरफ से भी बातें कही गई और अब जो तारीख है वो भी तय हो चुकी है। 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन होगा। पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। सही की ममता लांजेवार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। ममता, भरोसे का सम्मेलन जो कि पहले भी आयोजित किया गया, एक बार फिर से इसके आयोजन की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ डिटेल्स इसके लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो है वो जगदलपुर में ये भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई थी और जो है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां के लोगों को कई सौगातें भी दी थी। और अब 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन होगा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि इसी को लेकर कल जो है कुमारी शैलजा ने बैठक ली थी और उस पर बातचीत की गई थी कि किस तरीके से ये सम्मेलन होगा। बड़े नेता जो है वो न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति भरोसा जताएंगे, हालांकि हाईकमान आलाकमान जो है वो पहले से ही उन पर भरोसा लगातार जता रहा है। कई जगह जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी जिम्मेदारी उन पर दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिस तरह से पार्टी लगातार कहते रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही जो है वो चेहरा होगा जिनके चेहरे पर जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो पाटन के भरोसे के सम्मेलन में जो है कई बड़े नेता दिग्गज जो है वो जुटेंगे और इसके साथ ही कई जो योजनाएं उनकी सौगात दी जाएगी और कोई किसी नई योजना को लेकर भी जो है घोषणा हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल जो बैठक हुई उसमें कहा गया है कि सत्ता से लेकर संगठन जो है दोनों ही सामंजस्य मिलाकर अब जो है जमीन पर उतरे और करीबन महज 5 महीने का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जो भी तैयारियां हो सकती करे, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कैसे घर घर तक पहुंचाई जा सकती है, कैसे जो है वो बीजेपी को काउंटर किया जा सकता है, कैसे केंद्र सरकार का जो फेलियर है वो लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सकता है, महंगाई को खासतौर पे मुद्दा बनाने के लिए कहा गया है। तो कल दिन भर जो मैराथन बैठक चली है उसको लेकर ये कहा गया कि भरोसे के सम्मेलन को लेकर खासतौर पे बैठा गया था और ईडी आने वाले समय में जो ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर किस तरह की रणनीति होगी, इस तमाम चीजों पर चर्चा की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सिलसिलेवार जो मुद्दे हमारी सहयोगी बता रही थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और साथ ही साथ ईडी का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो इस पर भी अगली जानकारी, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को फटकार लगी और उसी मामले पर मोहन मरकाम की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की सरकार जहां है वहां बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग कर रही है। लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि आप जांच करिए लेकिन मारने पीटने का काम न करें। अपने धनबल बाहुबल के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारों को अपदस्थ करने का, डराकर उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की है कि आप जांच करिए, मगर अधिकारियों को मारने पीटने डराने का प्रयास न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और आप आगे जिक्र करेंगे धमतरी का, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी आने वाले हैं। धमतरी विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। भटगांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। अछौटा में सीएम भूपेश बघेल निरीक्षण करेंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यों का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। महिला स्व सहायता समूह से भी चर्चा का कार्यक्रम। भटगांव में चंद्रमौली माता मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना और उसके बाद विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास यहां पर भी। योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे। लोहरसी सर्किट हाउस में प्रतिनिधि मंडलों से भी बातचीत आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। धमतरी में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था और आज मुख्यमंत्री धमतरी पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां सेंट्रल जीएसटी की टीम शेल कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के 300 कंपनियों की जांच की जाएगी। फर्जी पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन की शिकायतें जितनी भी मिल रही थी उन्हीं को आधार मानते हुए इस जांच को यहां पर तेज किया जाएगा। केंद्र से 300 कंपनियों की सूची मिली है सेंट्रल जीएसटी की टीम, और अब इसी सूची के आधार पर छत्तीसगढ़ के 300 कंपनियों के खिलाफ जांच होगी। पंजीयन को लेकर सबसे पहले जानकारी जुटाई जाएगी कि कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो उन कंपनियों ने, और अगर खुलासे होते हैं, कमियां पाई जाती हैं, तो सख्त कार्रवाई की भी तैयारी में जीएसटी की टीम। तो 300 से ज्यादा शेल कंपनीज के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जल्द ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। और उधर छत्तीसगढ़ में रेल से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ रेलवे ने जहां मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों की सुविधाएं देने की बात कही थी, और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो स्थिति बन रही है वो भी आप देखिए कि रेलवे ने बिना तैयारी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 को शुरू कर दिया है। यहां रोजाना 12 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यात्रियों के लिए ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी का कोई इंतजाम यहां पर किया गया है, ना डिस्प्ले बोर्ड यहां पर लगाए गए हैं, और इसे कौन सी कोच कहां पर लगेगी इस बारे में भी कोई जानकारी यात्रियों को पहले से नहीं मिल पाती है। हम लोगों को पहले प्लेटफॉर्म में वो जो बॉगी का वो भी पता नहीं चल पाया, तो उस कारण से हम लोग 2016 में हम लोग एकदम बैक साइड चले गए थे। फिर वापस से सबको दौड़ के, और सारे पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी हुई। हाँ, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी सही बना नहीं है, और टॉयलेट भी नहीं है, शेड भी नहीं है। बहुत धूप में आदमी परेशान है, ठीक से फ़ैन भी काम नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। चलते हैं और ऐसा है यहाँ पे सिचुएशन की चलना भी मुश्किल है, और पता नहीं चल रहा है कि हमारी बॉगी किधर है। बच्चों को लेके दौड़ रहे हैं, तो इससे दुर्घटना होने की भी संभावना है। मेगा ब्लॉक के बाद रायपुर स्टेशन में रेल यात्रियों को 7वें प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जा रही है, लेकिन बिना तैयारी के ही रेलवे ने 7वां प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में 12 से अधिक गाड़ियां जो है वो आ रही है, लेकिन यात्रियों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ यात्रियों के लिए न पीने के पानी और ना ही बैठने की व्यवस्था है, और ना ही पंखे लगे हैं। इसके अलावा सुलभ के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर अभी तक टाइल्स नहीं लगी है। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में ट्रेन पकड़ने के दौरान बैग को उठाकर ले जाना पड़ रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म पर पानी के लिए 6 प्याऊ लगाना जो है वो अभी बाकी है। वर्तमान में यहाँ सिर्फ 2 स्टॉल हैं, और एक स्टॉल पर सिर्फ नॉर्मल पानी मिल रहा है। यहाँ डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगा है। ऐसे में कौन सी कोच पर कौन सी गाड़ी लगेगी इसकी जानकारी भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को लगातार काफी असुविधाओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की ओर रुख करेंगे, जहां आए दिन जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहर के पास मानिक प्रकाशपुर के जंगल, जहां अब आग धधक रही है। आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम। कई किलोमीटर में आग लगातार फैलती हुई मानिक प्रकाशपुर जंगल, ये तस्वीरें इस जंगल की भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जंगल को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम में टकराव की स्थिति भी। तो
इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पहले जशपुर से, उसके बाद बस्तर के कई जंगलों को लेकर ये जानकारी, और अब अंबिकापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जंगल की आग लगातार धधक रही है। वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं, ना आग बुझाने को लेकर कोई कार्रवाई, ना फिर उसके बाद क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आ पाए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सहयोगी श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रवण, टकरार की स्थिति है वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच, क्या कुछ जानकारी इस मामले को? चलिए, शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है श्रवण तक, हम कोशिश करेंगे हम उनसे संपर्क करें, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए लगातार वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम में टकराव, जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए कोई भी विभाग सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर नहीं उतरता है। साथ ही साथ क्या टकराव है, किस विवाद की वजह से यहां पर आग लगातार धधक रही है, और कोई कर्मचारियों की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान नहीं है, इस पर हम डिटेल से जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखिए, अंबिकापुर का मानिक प्रकाशपुर का ये जंगल जो कि लगातार आग के प्रकोप में, और आग लगातार फैलती जा रही है, वन्य जीवों को नुकसान, साथ ही साथ कई सारे पेड़ पौधे, वन औषधियां भी जलकर राख हो रही हैं, लेकिन इस ओर वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो वन विभाग का अमला ना इस ओर ध्यान देता है कि आग किस वजह से लगी, ना ही आग बुझाने के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहते हैं। आप देखिए किस तरह से विभाग की नजरअंदाजी की वजह से जमीनी स्तर पर लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। वन्य जीव जो कि लगातार उनके जीवन पर संकट मंडराता हुआ। अंबिकापुर के मानिक प्रकाशपुर जंगल की ये तस्वीरें हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जंगल में आग को बुझाने को लेकर राजस्व विभाग और वन विभाग आमने सामने है। क्यों इस तरह के टकराव की स्थिति है, क्या विवाद है, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो कि अब चिंताजनक होती जा रही हैं, क्योंकि ग्रामीण अक्सर ये कोशिश करते हैं कि खुद ही आग पर काबू पाएं, लेकिन कई बार आग इतनी फैल जाती है कि ग्रामीणों की बस की बात भी नहीं होती, और इस वजह से बहुत जरूरी होता है कि विभाग इस ओर इंटरफेयर करे और विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। लेकिन दोनों विभाग आपस में विवाद के चलते जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, और इसी वजह से चिंताजनक तस्वीरें सामने आती हैं। अंबिकापुर, जहां से अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जशपुर की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी 10वीं या 11वीं घटना बीते दिनों सामने आई थी जंगल में आग लगने की। अंबिकापुर का मानिक प्रकाशपुर जंगल जो कि फिलहाल धधक रहा है, लेकिन इस बीच विभाग के नाकामी की वजह से आग बुझाने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। कई बार यह भी पाया गया कि असामाजिक तत्वों की तरफ से ये सब किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। जब आग लग जाती है उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी यही स्थिति। सहयोगी श्रवण महंत का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। श्रवण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो विवाद जरा स्पष्ट कीजिए, राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच विवाद की स्थिति। जी बिल्कुल, ये जो अंबिकापुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर ये जंगल है, मानिक प्रकाशपुर का जंगल है। लटोरी जो माफ कीजिएगा लुचकी जो घाट है उसके आसपास जो लगातार जो है आग बढ़ता जा रहा है। और जब हमने इससे वन विभाग से बात की आग बुझाने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये राजस्व का जंगल है, और राजस्व के जंगल होने की वजह से जो है वन विभाग की टीम वहां पर नहीं जा रही है। तमाम जो है जो राजस्व विभाग है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो जंगल में आग लगी है उसको बुझाने के काम में राजस्व और वन विभाग का अमला में पेच फंसा हुआ है। राजस्व अमला ये कह रही है कि वो ये फोन नहीं उठा रही है। दूसरी बात, वन विभाग का कहना है कि ये राजस्व में आता है। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों के चक्कर में जो लगातार जो है जंगल में आग फैल रहा है, और तमाम अब देखना होगा वन विभाग की तरफ से कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और अब चर्चा रायपुर की करेंगे, जहां 3 साल पहले घर में 20 साल की नौकरानी की लाश मिली थी। फांसी के फंदे पर झूलती हुई लाश पाई गई। क्या है इस पूरे मामले का खुलासा, देखिए। घर में नौकरानी की लाश, फांसी के फंदे की मिस्ट्री, तीन साल बाद खुला राज। दरिंदे को इनकार, मिली उसकी लाश।
नौकरानी का मर्डर। कहते हैं मौत का राज राज नहीं रहता, क्राइम सीन खुद गवाही देता है। रायपुर की टिकरा थाना पुलिस एक केस की तफ्तीश कर रही थी। इसी थाने इलाके में तारीख 16 अप्रैल 2020 यानी करीब 3 साल पहले सिमरन सिटी स्थित मकान में 20 साल की एक लड़की की लाश मिली थी, फांसी के फंदे पर झूलती हुई। हॉल में गमछे से सीलिंग फैन पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी वो लड़की, जिस केस में मर्ग कायम हुआ था। आखिर क्यों लड़की ने मौत को गले लगाया? वो लड़की दुर्ग की रहने वाली थी, जो आशीष दत्ता के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। उसी के घर पर रहती थी। घर में आशीष अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, जिसने बताया जब ये वारदात हुई वो पेट्रोल भरवाने गया था। जब वो लौटा तो फांसी के फंदे पर उसे नौकरानी झूलती हुई मिली, लेकिन उसकी हिचकी चल रही थी और उसने उसे नीचे उतारा। 2020 में थाना टिकरापारा क्षेत्र में एक मर्ग कायम किया गया था, जिसमें एक काजल नामक लड़की जो है वो एक आशीष दत्ता जो कि चोलामंडलम में काम करता था, उसके यहाँ काम करती थी, जो कि प्रार्थी जो आशीष दत्ता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके द्वारा जो है सुबह सुबह घर पे फांसी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली गई है। उसमें मर्ग कायम किया गया था और मर्ग की जाँच की जा रही थी। ये वो बयान था जो एक कातिल दे रहा था, जिसे यकीन था उसका झूठ कभी बेनकाब नहीं होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ हत्यारा मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस की तस्वीर साफ हुई। 20 साल की युवती का कत्ल हुआ था, गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और हत्यारा निकला आशीष दत्ता। इसमें पीएम रिपोर्ट पेंडिंग था। अभी पीएम रिपोर्ट 3 दिवस पूर्व जो है थाने को प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर ने यह रिपोर्ट में बताया है कि इसका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद इसे फांसी पर लटकाया गया था। तो इसमें जो प्रार्थी आशीष दत्ता था उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। इस पर 302 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई। दरअसल वो लड़की घर में ही रहकर घर का काम करती थी, लेकिन वारदात से करीब 1 महीने पहले आरोपी आशीष दत्ता की पत्नी और बेटी बाहर कोलकाता गए हुए थे। नौकरानी पर आशीष की बुरी नीयत पड़ी और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस लड़की ने अपने मालिक की इन वहशी हसरतों को पूरा नहीं होने दिया, जिसने इस जबरदस्ती का विरोध किया और फिर तैश में आकर राज खुलने के डर से आशीष दत्ता ने नौकरानी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसे फांसी पर लटका दिया, जिससे ये सुसाइड का केस लगे। आशीष दत्ता के द्वारा जो उसे संबंध बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे लड़की ने मना किया था, जिसकी बात पर उसने उसका गला दबाकर पहले उसे मार दिया, उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया था। क्योंकि पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसमें हम लोग मर्ग पे ही जांच कर रहे थे। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें 302 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई। 3 साल बाद राज खुल ही गया और सलाखों के पीछे पहुंचा ये शैतान। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। किन मुद्दों पर इस बार सोहागपुर का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हालत में सब बन रहे हैं और बने हुए हैं। यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ विशेष नहीं है। कितना विकास हुआ? जनता जो है बदलाव के मूड में है और कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। धोखाधड़ी की जब तो सरकार गिरी, सरकार में मूंगफली नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही।